आपको साइकोलॉजिकल लीड देता है। जब सिलेबस याद होता है तो आपको ये समझ में रहता है कि यार कितने टॉपिक पढ़ लिए, कितने टॉपिक पढ़, वरना हम धूल में लठ मारते रहते हैं। तो हमेशा एक काम करना है कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो उसका पहला पन्ना हमेशा खाली छोड़ना। आज आप राजस्थान जी के अपने शुरू करेंगे तो पहला पन्ना खाली छोड़ देना, घर पे जाके सिलेबस लिखना। अगले बैच में इकोनॉमी पढ़ो तो पहला पन्ना खाली छोड़ना, घर पे जाके सिलेबस लिख और याद करना एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट है, ताकि मास्टर पढ़ाए तो भी अपने को पता रहेगी। पढ़ा तो वही रहा है ना जो सिलेबस में है ना। कई बार कोई मास्टर टाबरों कुछ का कुछ ही पढ़ा जाता है, टाबर भी राजी हो लिए, तालियां पटक ली, हंस लिए और बाद में पता चला कि अरे सिलेबस में नहीं है, तो आपने इसको याद ही क्यों किया था फालतू में। इसलिए सिलेबस हमेशा आपको याद ही रहना चाहिए। मैं मोटा मोटा सा बताऊं तो अपन जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने ना, इस सिलेबस के अंदर मैं हिस्ट्री भी छोड़ू, मैं इस सिलेबस में अपने 3 प्रकार की चीजें आती है। राजस्थान का जी क्या आता है, इंडिया का जी क्या आता है, वर्ल्ड का जी क्या आता है ना। 5 बेसिक सब्जेक्ट है अपने, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। ये 5 बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक सब्जेक्ट कहने का मतलब जो प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, जो प्री में भी आएंगे और मेंस। मतलब यदि कोई इन 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ता है तो प्री तो पास है। तो यही है प्री का सिलेबस। और जिस दिन प्री का पेपर देता है तो शाम को उसको पता चल जाएगा मेरा प्री पास होगा कि नहीं होगा। आप अपना पेपर दे के आए, घर पे आके मिलाया, कट ऑफ लगभग पता चली जाती है, कोचिंग वाले बता देते हैं, आप खुद को पता चल जाए कितनी कट ऑफ जाएगी पेपर को देख के। अब मान लो कट ऑफ जानी है, मान लो 90 नंबर और आपके पेपर में नंबर आ रहे 105, तो अपने को पता चल गया आपने कल से मेंस की तैयारी करनी। यदि किसी ने 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ रखे हैं, मेंस का पेपर होता है 800 नंबर का। कितने नंबर का होता है, उस स्टूडेंट के 350 तैयार है। कितने तैयार है, 70 नंबर के 5 सब्जेक्ट है तो 350 तैयार है। इसका मतलब अब उसको केवल कितना पढ़ना है, 450 का पढ़ना है, इसके अलावा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ना ये तैयारी ऐसे कभी नहीं होती कि पहले प्री पढ़ ले बाद में मेंस पढ़ ले, ये दोनों एक साथ, ये प्री और मेंस दोनों। इसलिए कई बार स्टूडेंट पूछता है सर पहले प्री पढ़ूंगा मेंस पढ़ूं, दोनों पढ़। एक अकेली तैयारी इसके अंदर कुछ होती नहीं। आप केवल प्री पढ़ेंगे ये भी घाटा है, आप केवल मेंस पढ़ते हैं ये भी घाटे की बात है। दोनों चीजें एक साथ पढ़ लीजिए, वरना आप केवल प्री पढ़ते हैं तो प्री पास हो जाता है, लेकिन जिस दिन आप प्री शाम को बैठ के देखते हैं तो आपको लगता है मुझे कितने नंबर पढ़ने हैं, 800। अब आपको 800 करने, आपके एक साथी कितने करनी है, 450। वो तो आगे है ना आपसे। और आरपीसी मान लो कई बार कह देती है लो तो हम 2 महीने में लेंगे मेंस, तो फिर वो बच्चे जो केवल प्री करते हैं वो मेंस देते ही नहीं। आप मेंस के एग्जाम में देखोगे कि मेंस में पास किए आरपीसी ने 20,000, तो मान लो आपके कमरे में 24 लोग आने चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट आप कमरे में 24, आप जाके देखोगे कि वहां जनता बैठी है 16, 8 जने गायब है, मेंस देने आए नहीं, वो 8 वही है जो खाली प्री की तैयारी करके गए थे। तो प्री तो पास हो गया, फिर मेंस देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता और उनको लगता है लिखना तो आता नहीं, मरने दे रहा, अगली बार देखेंगे। मैं मेरे खूब सारे दोस्तों को जानता हूँ जो टीचर वगैरह लगे हुए हैं, वो हर बार प्री पास करते हैं, कभी मेंस नहीं देते। तो मैं हमेशा पूछता हूँ अगर मेंस कभी दिया करो उनका, अगली बार पक्का तैयारी करेंगे और तैयारी करके दे लेंगे। अगली बार कभी आता नहीं, मेंस उनसे दिया जाता। तो अपने दोनों तैयारी एक साथ करनी, इसलिए अपने कहते हैं कि ये बैच फाउंडेशन बैच होते हैं। कैसे बैच होते हैं, नींव मजबूत हो जाए, नींव मजबूत हो जाए तो फिर वो प्री में भी काम आती है, वो मेंस में भी काम आती है, वो इंटरव्यू में भी काम आती है। तो ये तैयारी तीनों की एक साथ तैयारी होती है, प्री की भी होती है, मेंस की भी होती है और किसकी होती है, इंटरव्यू भी। तीनों चीजें एक साथ चलती रहती है इसमें। तो अपने 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इन 5 में जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने, तो हिस्ट्री राजस्थान की पढ़ेंगे, हिस्ट्री इंडिया की पढ़ेंगे, हिस्ट्री अपने वर्ल्ड की पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी है, आपने कहेंगे भाई पॉलिटी हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे, हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की पॉलिटी पढ़ेंगे। आपको सर वर्ल्ड की पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे IR। क्या पढ़ेंगे, IR क्या है, दूसरे देशों के साथ रिलेशन क्या, पॉलिटी तो है, उनकी राज व्यवस्था के साथ हमारी राज व्यवस्था की क्या रिलेशन है। हम राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की इकोनॉमी पढ़ेंगे। आपको सर वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, हम पढ़ेंगे WTO कैसे काम करता है, हम पढ़ेंगे IMF कैसे काम करता है, ये सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो बताइए महाद्वीप पढ़ लेंगे। हम साइंस पढ़ेंगे, हम राजस्थान की साइंस पढ़ेंगे, हम इंडिया की साइंस पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की साइंस पढ़ेंगे। यहाँ जरूर लोचा है आपको कि सर साइंस तो एक ही होती है, राजस्थान के अंदर सेव नीचे गिरा होगा ऊपर थोड़ी गया होगा, सब जगह यही होगा। पर इसमें भी थोड़ा बहुत अपने करते हैं कि ऐसे पूछ लेते हैं कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान में मूंग की फसल के अंदर एक बीमारी देखने को मिली थी, वो बीमारी कौन सी थी, बीमारी साइंस का, मूंग का पूछ लिया, राजस्थान स्पेसिफिक तो राजस्थान का हो गया।
ना वो और पूछ लेंगे। राजस्थान में बकरियों की नस्ल सुधार के लिए केंद्र की स्थापना की गई है, वो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पशुपालन साइंस का सब्जेक्ट है, वो केंद्र पूछ लिया तो साइंस की बात। ये का ये कोई वर्ल्ड का इस प्रकार की कोई चीज उठा के लिया जाएगा तो उधर कम संभावना है। साइंस तो एक सी होती है, पर ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर हम राजस्थान भी पूछते हैं, इंडिया भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं अपने वर्ल्ड। अच्छा, प्री वाला एग्जाम ये कहता है कि प्री वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 150। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। इन 150 में से 55-60 क्वेश्चन राजस्थान के आएंगे। 55-60 क्वेश्चन किसके आएंगे? राजस्थान के आएंगे। इसका मतलब 1/3 पार्ट, 1/3 भाग जो होगा वो किसका होगा? राजस्थान। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने भाई? ये इतना ज्यादा राजस्थान क्यों लगा दिया? इसके 2 रीजन। पहला रीजन तो ये था कि बाहर वाले लोगों को आउट किया जा सके, यूपी बिहार उधर का कोई इधर एग्जाम देने ना आए, उनको आउट किया जा सके। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ज्यादा जाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये हर राज्य अपनी अपनी पॉलिसी अपनाता है। कल या परसों के अखबार की खबर थी कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि तमिलनाडु में नौकरी के लिए तमिल का पेपर पास करना अनिवार्य। तमिल वाला पेपर पास करोगे तो हमारी नौकरी लगोगे, वरना हमारी नौकरी। हमने भी कहा कि लो साहब, हमारे वो भाषा वाला तो पास नहीं करना, लेकिन हम सवाल हमारे इतने पूछ लेंगे कि तुम वैसे ही पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें प्री में फेल कर कुरा देंगे। पहले क्या 2003 से पहले का आप कभी आरएस का रिजल्ट देखो, उसके अंदर आप देखोगे कि 1000 लोगों की वैकेंसी है तो उसके अंदर 200-250 यूपी बिहार के लग गए। कारण था कि यूपी बिहार वाले लोगों में एक तो आईएएस की तैयारी का शुरू से हुआ करता था, वो आईएएस की तैयारी करते, सेम सिलेबस अपने आरएस का हुआ करता, उधर नहीं हुआ, इधर दिए, इधर उन लोगों के सिलेक्शन हो जाते। 2003 के बाद में अपने आरपीसी ने थोड़ा मोड चेंज किया। उसमें बेसिकली अपने एक चेयरमैन बने, सीआर चौधरी सर। सीआर चौधरी एक चेयरमैन थे आरपीसी, जो बाद में एमपी रहे थे नागौर से और केंद्र में मंत्री थे पिछली गवर्नमेंट में, 2014 वाली जो मोदी गवर्नमेंट थी उसके अंदर। तो सीआर चौधरी सर ने ये क्वेश्चन ऐसे पूछने शुरू किए कि यार आपने तो अपने राजस्थान की क्वेश्चन ज्यादा पूछ ली जाए, अपने राजा महाराजाओं की क्वेश्चन ज्यादा पूछ ली जाए। तो अपने राजा महाराजाओं को पूछने शुरू किए, कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अब कुंभा को याद नहीं उसने कौन सा बजाया होगा, तो राजस्थान वालों को याद नहीं हो तो बाद में यूपी बिहार वालों को तो कैसे याद हो? पर यूपी बिहार वाले जीवटता के लोग हैं, वो यू खूब पढ़ने में खूब माहिर होते हैं, वो पढ़ पुढ़ा गए। उन्होंने को राजस्थान जी की एक आधी किताब उठाई, गोटे में मार लिए उसके और सारे याद कर लिए। कुंभा नहीं, कुंभा का बेटा और उसका पोता भी क्या क्या बजाता था वो भी उनको याद हो गया। तो आरपीसी लगा यार मामला बिगड़ रहा है, तो आरपीसी ने चेंज किया और आरपीसी ने पूछने शुरू किए कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? अब घोड़े बताओ देखे तुम। आते तो अपने वालों को भी नहीं थे, पर यूपी बिहार वालों को थोड़ा और डराया हमने, वो उन्होंने वो याद किए, तो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी के सवाल पूछने शुरू किए। और मैं हमेशा बताता हूँ कि 2012 का प्री था, तो 2012 वाला प्री मैं देने के लिए गया। तो मेरी उस समय तैयारी अच्छी थी, मैं 2010 वाला मेंस दे चुका था, उस समय प्री सेकंड ईयर में कोई प्री पास कर लिया था, वो मेंस दिया हुआ था मेरा, तो मुझे लगता था यार तैयारी अच्छी इस बार। तो तब हमारे 2 पेपर हुआ करते, एक पेपर होता जीके का, एक पेपर होता सब्जेक्ट का। तो हम सबका कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट पे होता है, ऐसा मेरा हिस्ट्री था, तो मुझे लगता है 100 सवाल आएंगे हिस्ट्री के, उनके अंदर से मैं 85 फाड़ जाऊंगा कि ये सवाल इधर के उधर नहीं जाने दूंगा। ये ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी में लगता है, पोल साइंस वाले को पोल साइंस में लगता है। जीके में 100 सवाल आते, तो उसमें हम सोच के जाते कि यार 50 तो ही जाएंगे, इतने ही करने, इससे ज्यादा अपने करने भी नहीं। और मेरे 2010 वाले में भी पता नहीं 52 सवाल सही थे कितने से थे, तो मुझे लगता था यार 2010 में 52 तो कर ही लिए थे, इस बार 62 तो कर ही जाऊंगा, इससे ज्यादा अपने को जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पर मैं जब वो पेपर देने के लिए बैठा जीके वाला, तो मेरे को उसमें 70-72 सवाल तो यूं ही आ रहे थे। अब मैं उसमें जो पढ़ूं वही आए, जो पढ़ूं वही आ रहा सवाल। तो मेरे मन में 2 डाउट आए। पहला डाउट तो ये कि क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया कि अब मेरे को पेपर इतना सरल लग रहा है? आदमी खुद पे डाउट होता है पहला। दूसरा डाउट ये कि पेपर इतना सिंपल है क्या कि अपने को सारे आ रहे हैं? या तो अपने इंटेलिजेंट ज्यादा है या पेपर सिंपल है। यदि पहले वाली बात है तो बहुत अच्छी बात है, अपने इंटेलिजेंट, अपने सवाल सही होने चाहिए, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब तो सही होने चाहिए अपने। पर यदि दूसरी बात है पेपर सिंपल है तो लफड़ा है, क्योंकि पेपर फिर कितना सिंपल है क्या पता अपने को बेहतर आते, इसको 82 उसको बाण मारे हैं तो अपने तो रेस से बाहर हो जाएंगे। सिंपल पेपर हमेशा पढ़ने लिखने लोगों वालों को लिए खतरनाक होता है, वो बाहर कर देगा, उसमें गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे, सबको वो सवाल आ रहे होंगे। तो अब मैंने यूं किया, मेरे को पक्का लगे इसके अंदर यार 70 से तो अपना एक भी कम सही नहीं होगा, और उल्टे 75 ही सही हुए थे उस एग्जाम के अंदर। तो जैसे एग्जाम खत्म हुआ, मेरे पास में एक भैया बैठे, अभी सीनियर से भैया बैठे, तो मुझे लगा यार सीनियर आदमी इनसे पूछे, इनके भी यदि इतने सही हो रहे हैं तो पेपर इसका मतलब ठीक है, पर इनके ज्यादा सही हो रहे हैं इसका मतलब पेपर बहुत इजी था, अपने पिछड़ गए। तो मैंने भैया को कहा गया, अरे भैया आपका एग्जाम कैसा हुआ? भैया ने कहा कि बहुत ही खराब हुआ। ऐसे बोलते मैं समझ गया भैया ये तो यूपी के अपने तो नहीं है। तो भैया खराब तो कैसे हुआ? कितना सिंपल सा पेपर आया था, ये तो मेरे तो खूब सारे सही हो रहे। काहे का सिंपल था? हम आपका पूरा राजस्थान का इतिहास याद करके आए, पूरा आपका संस्कृति याद करके आए, और आप क्या सवाल पूछते हैं कि राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए।
उसमें सवाल पूछा हुआ राजस्थान में पशुओं की संख्या बताई, ये मेरे को भी नहीं आया था भाई, नहीं पड़ गया, डाटा याद नहीं रहा, मैंने भी छोड़ दिया था। पर मैंने छोड़ दिया, मैंने भाई ये तो अब किसी को नहीं आएगा, आएगा तो आ जाएगा 10% को क्या फर्क पड़ता है। पर भैया में डर घुसा उस वजह से। और भैया ने कहा क्या क्या नहीं पढ़ के आए, हम पढ़ के आए, पशु भी पढ़ के आए थे, हम पढ़ के आपका कौन सा भेड़ ज्यादा ऊन देता है, कौन सा गाय ज्यादा दूध देता है, पर आप संख्या पूछेंगे, आप घर घर गिन के आए तुम्हारे। मैं बड़ा राजी हुआ, मैंने आरबीसी थैंक यू बोला, थैंक यू आरबीसी। अगली बार इलाहाबाद के अंदर किसी बुक स्टोर पे खड़ा होकर बच्चा जब आरएस का फॉर्म मांगेगा कि आरएस का फॉर्म भरना है, और इन जैसे भैया खड़े रहेंगे तो ये उस दूसरे वाले को डराएंगे कि नहीं देना एग्जाम, उधर मवेशियों का संख्या पूछते ये तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। अब ये बड़ा काम ठीक है। फिर बीच में आरपीसी लगा, इन्होंने ज्योग्राफी भी याद करनी शुरू कर दी, तो आजकल आरपीसी पीछे पड़ी हुई है पॉलिटी की। और राजस्थान पॉलिटी के इतने टफ क्वेश्चन पूछती है, इतने टफ क्वेश्चन पूछती है, अपने को नहीं आते है ना। मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से अपने को 7 ही आते हैं, 3 उन्होंने कहां से पूछ लिए वो जाने, उनका राम जी जाने। वो जब पूछते हैं तब पता चलता है ये भी सवाल था, ऐसा भी कोई सवाल बन सकता है। तो अब अपने लोड लेना बंद कर दिया, अपने को समझ में आ गया बाहर वालों को डराने के लिए अपने लिए सवाल नहीं। वे सवाल जो सबको आते हैं आपके गलत नहीं होने चाहिए। यदि जो सवाल सबको आता है आपका गलत हो गया तो वो नेगेटिव लेके जाएगा। ऐसे कभी सिंपल क्वेश्चन आया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और आप प्रथम पढ़ना भूल गए, आपको लगा भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी था, आप नरेंद्र मोदी करके आगे। ये बाकी सबने प्रथम पढ़ा, वो जवाहरलाल नेहरू करके, आप करके क्या करके आगे नरेंद्र मोदी, ये 2 नंबर माइनस। पर एक सवाल है युगांडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, किसी को नहीं आता, आपको भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आपको आता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरिट पे वे सवाल असर डालते हैं जो बाकी लोगों को आ रहे थे पर आपको नहीं आ रहे थे। इसलिए बहुत सिंपल तैयारी की आवश्यकता होती है, इतना इसमें कोई डीप जाने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि 150 सवाल आते हैं और कट ऑफ कितनी जाती है कि 63 सवाल सही हुए उसका सिलेक्शन। 150 में से 63 सवाल जिसके सही हुए उसका क्या हो गया सिलेक्शन। इसका मतलब 50% भी नहीं, 50% तो मेरिट पहुंच ही नहीं पा रही, इसका मतलब 42% भी आपके सिलेक्शन हो रहे। ये जनरल बॉयज की कट ऑफ है, बाकी कट ऑफ तो नीचे आएगी, धीरे धीरे और नीचे ही जा रही है उसके अंदर कट ऑफ। अब पिछली बार 84 थी, मैं कहता हूँ 2-4 नंबर बढ़ भी जाएगी, 37, 88 आ जाएगी, तो भी वो 50% तो नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब लोगों को ज्यादा सवाल आते तो नहीं, सिंपल सीधी बातें लोग पढ़ लेते हैं, उस पढ़ने से प्री पास हो जाता है। और इसमें प्री स्क्रीनिंग है, वास्तव में प्री इसीलिए लिया जाता है आपका ताकि संख्या छांटी जा सके कि भाई 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, अब कैसे इनको अलग करें। तो अगर प्री लो तो पता चल जाएगा कि तैयारी कितने लोग कर रहे थे। तो तैयारी करने वाले लोग ले दे के होते हैं 30-40 हजार, 29-40 हजार के अंदर कंपटीशन होता है, उनके अंदर से वो 15-20 हजार को पास कर लेते हैं। मेंस पूरा सब